एक बड़ी सी हवेली, चारों ओर शांति फैली हुई। अचानक किसी लड़की की जोर से चिल्लाने की आवाज। हवेली के एक अंधेरे कमरे में नित्या को उसी के बेड से बांधा गया था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी खुद को छुड़ाने के लिए। छोड़ दो मुझे, क्यों बांध कर रखा है? जाने दो मुझे, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? जाने दो मुझे। राज एक कोने में खड़ा रहकर बेबस होकर ये सब कुछ देख रहा था। राज, राज प्लीज मुझे बचाओ इन सब से। तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? मुझे इतनी तकलीफ में देखकर तुम्हें दर्द नहीं होता क्या? यही है तुम्हारा प्यार। प्लीज मुझे बचाओ, मैं तुम्हारी नित्या हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बचाओ। नित्या के मुंह से ये बात सुन राज का मन कमजोर होने लगा। वो नित्या के पास जाने ही वाला था कि तांत्रिक बाबा ने उसे रोक दिया। रुको लड़के, ये सब एक माया है। ये तुम्हें बहका रही है। ये तुम्हारी नित्या नहीं, एक आत्मा है जिसने नित्या के अंदर प्रवेश किया है। मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है बाबा। अब प्लीज जल्द से जल्द मेरी नित्या को इस आत्मा से छुटकारा दिलाओ। दिल्ली में रहने वाली सीधी सादी नित्या, जो जॉब करके अपना गुजारा करती थी। नित्या को मॉडलिंग का शौक था, लेकिन अपने जिम्मेदारियों के चलते वो मॉडलिंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। एक दिन नित्या ने अखबार में मॉडलिंग की एड देखी। उसने सोचा चांसेस तो कम है, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। यह सोच नित्या अगले दिन ऑडिशन के लिए गई। वहां जाकर उसे पता चला कि यह ऑडिशन मॉडलिंग के दुनिया में जाने माने बिजनेसमैन राज अग्रवाल का है। ये तो जाने माने बिजनेसमैन राज अग्रवाल का ऑडिशन है। यहाँ पर तो वर्ल्ड बेस्ट मॉडल आती हैं। हे भगवान, प्लीज मेरी हेल्प करना। अपने आप को कॉन्फिडेंस देती हुई नित्या ऑडिशन के लिए गई। मॉडलिंग करते वक्त राज की नजर नित्या पर पड़ी। नित्या को देख राज कुछ पल के लिए दंग रह गया। फिर वो अपने केबिन में चला गया। अगले दिन नित्या को कॉल आया। हेलो हेलो, आप नित्या मैम बात कर रही हैं? जी हाँ, बोलिए। नित्या जी, आपने जो कल ऑडिशन दिया था उसमें आप सिलेक्ट हो गई हैं। आपको कल हमारे ऑफिस में आकर विजिट करना होगा। मैं सिलेक्ट हो गई हूँ? थैंक यू सो मच सर, मैं कल जरूर आऊंगी। थैंक यू सर। अगले दिन नित्या राज के ऑफिस में गई। वहाँ वो राज से मिली। थैंक यू सो मच सर। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आप जैसे एक बड़े बिजनेसमैन के साथ काम करने वाली हूँ। आई होप तुम अच्छे से काम करोगी। यस सर। एड शूट होने के बाद राज को उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला। उसके प्रोडक्ट अच्छे से बिक रहे थे। नित्या को भी अब अपनी एक पहचान मिल गई थी और उसे बाकी बिजनेसमैन की तरफ से काम के ऑफर आ रहे थे। उसी दौरान राज ने नित्या को प्रपोज किया और नित्या ने भी हाँ कर दी। एक दिन राज नित्या को बाहर लेकर गया। राज, बताओ तो हम कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज है नित्या, सब्र करो जरा। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगा। गाड़ी चलाते चलाते वो एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। अचानक गाड़ी के सामने एक नेवला आ गया और गाड़ी से टकरा गया। राज ने गाड़ी रोकी और बाहर जाकर देखा तो नेवला मर गया था। नित्या भी गाड़ी से बाहर आई। मरे हुए नेवले को देख नित्या भी डर गई। राज, ये तो गुड साइन नहीं है, ये तो अपशगुन है। क्या तुम भी नित्या नए जमाने की न्यू मॉडल होके तुम इन सब अंधविश्वास पर विश्वास रखती हो? ये शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता। नित्या की बात को टालते हुए राज गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चलाते चलाते एक हवेली के पास पहुंचा। उसने नित्या को गाड़ी से उतरने के लिए कहा। ये हम कहाँ आ गए हैं राज? ये तो कोई पुरानी हवेली लग रही है। हाँ, पुरानी हवेली ही है। हमारा अगला शूट यहीं होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अभी तो बहुत देर हो गई है। कल सुबह हम पूरी हवेली को देखेंगे और शूट के बारे में सोचेंगे। राज और नित्या हवेली के दरवाजे की तरफ गए। राज दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि किसी ने अंदर से दरवाजा खोल दिया। अंदर एक बूढ़ा आदमी था जिसने अपना मुंह कपड़े से ढककर रखा था। अंदर आइए साहब, आपका ही इंतजार कर रहा था। जी चाचा जी, आप कौन? बेटा, मेरा नाम बसंत है। मैं इसी हवेली की देखभाल करता हूँ कई सालों से। ठीक है चाचा जी, हमें हमारे कमरे दिखा दीजिए, हम कल बात करते हैं, अभी बहुत रात हो गई है। ऐसा कहकर राज और नित्या बसंत के पीछे चलने लगे। बसंत ने उन्हें कमरा दिखा दिया और वहां से चला गया। नित्या और राज सफर करके बहुत थक गए थे, इसलिए बिस्तर पर जाते ही दोनों गहरी नींद में सो गए। आधी रात को नित्या के कानों में किसी की आवाज गूंजी। आओ मेरे पास आओ, आओ नित्या आओ। कानों में गूंजती आवाज से
नित्या की नींद खुल गई। उसने अपने आसपास देखा तो कोई नहीं था। राज भी गहरी नींद में सो रहा था। नित्या को लगा ये उसका सपना होगा। नित्या फिर से सो गई। अगले दिन राज और नित्या पूरी हवेली घूम रहे थे। तभी राज को एक कॉल आता है, लेकिन नित्या का उस पर ध्यान नहीं जाता और वो आगे बढ़ती जाती है। तभी उसे हवेली के पीछे वाले साइड में एक सुरंग दिखाई देती है। अरे ये क्या है? ये कौन सा रास्ता है? नित्या बिना कुछ सोचे सुरंग की सीढ़ी से नीचे उतरती है। ये एक ऐसी जगह थी जो शायद हवेली को बाहर से देखने से नहीं दिखती थी। सुरंग का रास्ता हवेली के पीछे वाले साइड में खुला। वहां बहुत सारे रंग के फूल थे और बीच में एक तालाब भी था। नित्या उस तालाब के पास गई और उसने झांक कर देखा। उसी वक्त नित्या के कानों में कुछ मंत्र की आवाज गूंजने लगी। ओम हं हिम हं सं सूर्याय नमः। ओम हं हिं हं सं सूर्याय नमः। मंत्र की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। बंद करो ये सब, बंद करो। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। राज दौड़ता हुआ नित्या के पास आया। क्या हुआ नित्या, तुम चीखी क्यों और तुम यहाँ क्यों आई? मैं तो घूमते घूमते यहाँ आई, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है राज। मैंने अभी अभी किसी की आवाज सुनी। कोई तो था जो कुछ मंत्र बोल रहा था। अरे ये तुम्हारा वहम होगा नित्या, अब चलो यहाँ से। राज नित्या को वहां से लेकर गया। ऊपर जाकर नित्या राज को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि उसने वहां आवाज सच में सुनी थी, लेकिन राज उसकी बातों को टालते हुए उसे आराम करने के लिए कहता है। उसी रात अपना सारा काम खत्म करके राज और नित्या सोने की तैयारी करते हैं। चलो काम तो खत्म हो गया, हवेली भी देख ली है, अब बस तुम ठीक हो जाओ तो कल सुबह वापस जाकर शूट की तैयारी करते हैं। नित्या और राज बातें करते करते गहरी नींद में सो रहे थे। तभी नित्या को अपने शरीर पर दबाव महसूस हुआ। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। वो अपनी आंखें खोलना चाहती थी लेकिन नहीं खोल पा रही थी। जैसे तैसे उसने अपनी आंखें खोली और सामने का नजारा देख मानो उसकी सांस रुक गई हो। नित्या के शरीर के ऊपर एक राक्षस जैसा आदमी था। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें, माथे पर सींग, बड़ी बड़ी दांत। नित्या ने चिल्लाने की कोशिश की मगर नाकामयाब रही और डर के मारे वो बेहोश हो गई। अगली सुबह नित्या बहुत टाइम तक सोती रही। राज ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं उठी। नित्या उठो ना, क्या हुआ है तुम्हें? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? नित्या उठो ना, हमें वापस शहर भी जाना है। तभी नित्या अचानक से अपने बिस्तर से उठी और बेड से उतरकर खड़ी हो गई। तुम यहीं रुको, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। और वो वहां से सीधे वॉशरूम की तरफ गई। वो आईने में खुद को घूरने लगी और धीरे धीरे एक भयानक मुस्कान के साथ हंसने लगी। उसके दांत बड़े बड़े हो गए थे, आंखें भी बड़ी हो गई थी और वो जोर जोर से मर्दानी आवाज में बोलने लगी। अब सिर्फ और सिर्फ मैं दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन है ये आत्मा जो इतनी खतरनाक है? क्या नित्या इस आत्मा से बच पाएगी? क्या राज को उसका प्यार वापस मिल पाएगा या विधाता का कोई और ही मकसद है? जानने के लिए देखिए हमारी कहानी का अगला पार्ट। अगले पार्ट के लिए हमें कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल ईवी लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल ईवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज से करीब 150 साल पहले कोलकाता के करीब स्थित वर्धमान नगर शहर के कोलाहल से दूर एकदम शांत था। आसपास छोटी छोटी पहाड़ियां और उन पर हरियाली का मंजर। रहवासी भी काफी शांत स्वभाव के थे। कुल मिलाकर वहां रहने वाले लोगों के लिए जन्नत की तरह थी। कई लोगों ने तो वहां पर मकान सिर्फ इसलिए बनाए थे कि वीकेंड में जाकर शांति से रह सकें, मगर अब उस कॉलोनी के आसपास काफी मनहूसियत ने कब्जा कर लिया था। लोगों की आवाजाही और रौनक से गुलजार ये कॉलोनी अब वीरान हो गई थी। सब घर खाली हो चुके थे। वहां के रहवासियों ने रातों रात उसे खाली कर दिया था। उस कॉलोनी से थोड़ी दूर ही शमशान था। लोगों का मानना था किसी तांत्रिक ने उस शमशान को जिंदा कर दिया है। इस कारण अक्सर कॉलोनी के लोगों का भटकती हुई आत्मा या फिर चलती फिरती लाशों से सामना हो जाता।
रात रात भर किसी के रोने की आवाज आती। अब वहां के रहवासी वहां शांति से रह नहीं पा रहे थे, इसलिए कॉलोनी उजड़ गई थी। लोगों ने सिद्ध पुरुषों की मदद से उस शमशान की सीमा को बांध दिया। अब वहां से केवल आवाजें आती, कोई भी आत्मा उस शमशान से बाहर नहीं आ पा रही थी। धीरे धीरे वर्धमान नगर कोलकाता की सीमा से लग गया। इस कारण वो नगर दोबारा बसने लगा था, मगर पुराने कोई भी लोग लौट कर नहीं आए थे। अब केवल कोलकाता से बाहर से आने वाले लोग ही वहां किराए में घर लेकर रहते थे। ऐसे ही एक घर में अभिमन्यु, मृदुल और मनीष 3 दोस्त रहते थे। बिहार के चंपारण से आए हुए वे लोग यहाँ कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें यहाँ का पास्ट पता नहीं था। एक रात वे लोग देर तक पढ़ाई कर रहे थे। यार, अब तो सर दर्द हो रहा है, अच्छी सी चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। तूने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी यही सोच रहा था, मगर आज मैं दूध लाना भूल गया। घर पर दूध नहीं है। कोई बात नहीं, कॉलोनी से बाहर एक चाय की दुकान है जो देर रात तक खुली रहती है, वहां चलकर चाय पी लेते हैं। रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त घर से बाहर जाना ठीक नहीं होगा। तुमने तो सुना है इस कॉलोनी में पहले आत्माएं भटकती थी। उसकी बातें सुनकर मनीष और अभिमन्यु दोनों जोरों से हंसने लगे और बोले, ये तो बरसों पुरानी बात है। वो आत्माएं तो अब तक मुक्त हो गई होंगी। हम लोग इतने दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं, तेरा कभी किसी आत्मा से सामना हुआ? और वो शमशान जो आत्माओं के कारण बदनाम था, वो जगह तो पूरी तरह से वीरान हो चुका है। शमशान नहीं, यहाँ के लोग उसे आखिरी पड़ाव कहते हैं, इंसान के जीवन का आखिरी पड़ाव। मेरी मानो तो हम लोगों का बाहर जाना ठीक नहीं होगा। यार, तू तो कॉलेज में आने के बावजूद भी छोटे बच्चों की तरह डर रहा है। भूत प्रेत की कहानी दादी माँ छोटे बच्चों को डराने के लिए सुनाती है। ये आखिरी पड़ाव वाला किस्सा भी किसी दादी माँ के दिमाग की उपज होगी। चल चुपचाप बाहर, कुछ भी नहीं होगा। उन तीनों की गाड़ी जैसे ही शमशान के सामने से निकली, उन्हें शमशान के भीतर एक रोशनी नजर आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बहुत सारे हीरे मोती एक साथ झिलमिल कर रहे हों। यार, गाड़ी रोक और उस तरफ देख। और अभिमन्यु की उंगली के इशारे की तरफ देखने लगा। एकदम से इतनी तेज चमक देखकर उसकी भी आंखें चमक उठी। आखिरी पड़ाव यानी कि शमशान में इतने सारे हीरे मोती कहाँ से आ गए? हम लोग तो पहले भी कई बार यहाँ से निकले हैं, मगर ये नज़ारा पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है यहाँ के बारे में जो अफवाह उड़ती है, इसका फायदा उठाकर किसी गैंगस्टर ने अपना 2 नंबर का माल यहाँ पर छुपा दिया हो। हमें चलकर देखना चाहिए, हो सकता है हम माला माल हो जाएं। अभिमन्यु की बात सुनकर मनीष भी हाँ में हाँ मिलाने लगा, मगर मृदुल ने उन लोगों को मना किया। उन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। जैसे ही वे लोग उस दरवाजे के पास पहुंचे, तेज हवाएं चलने लगी और आसमान का रंग सुर्ख लाल हो गया था। यह देखकर मृदुल ने उन लोगों का हाथ पकड़कर उन लोगों को आगे जाने से रोकने लगा, मगर अपना हाथ झटके से छुड़ा लिया। दरवाजा मौली के पुराने धागे से बंधा हुआ था। एक चाकू दोनों दरवाजे को जोड़े हुए थी। अभिमन्यु ने उस चाकू को हटाया। आसमान में तेज बिजली कड़की और शमशान का एक पूरा पेड़ जलने लग गया। अभी तो केवल इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, देखो क्या हो गया। ये दरवाजा खुलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कहीं कोई आफत आ जाए। जब भी मुंह खोलेगा गलत ही बोलेगा। कुछ गलत होना होता तो वो बिजली उस पेड़ पर नहीं बल्कि हमारे ऊपर गिरती। कहते हुए मृदुल ने वो मौली का धागा भी खोल दिया। अब तो ना सिर्फ शमशान के आसपास का मौसम बल्कि पूरी कॉलोनी का मौसम पूरी तरह से बदल चुका था। कुछ लोग जो उस आखिरी पड़ाव की कहानी पर यकीन करते थे, मगर मजबूरी बस उस कॉलोनी में रह रहे थे, सभी के चेहरे पर चिंता की लकीर आ गई। एक पागल सा दिखने वाला बूढ़ा पूरी कॉलोनी में जोर जोर से चिल्लाने लगा, अनर्थ हो गया, वो दरवाजा नहीं खुलना था, मगर उन मनबुद्धि बच्चों ने दरवाजे को खोल दिया। अब तबाही को कोई नहीं रोक सकता। सब चले जाओ, अनर्थ हो गया, सब चले जाओ। कहता हुआ वो जोर जोर से चिल्लाकर कॉलोनी के घरों के दरवाजे बजा रहा था ताकि लोग सतर्क हो जाएं। बूढ़े के जोर जोर से चिल्लाने से सभी लोग अपने घरों से बाहर आ गए। क्या हुआ? क्या आफत आ गई? पहले ही मौसम खराब हो रखा है, ऊपर से तुम दिमाग खराब कर रहे हो। दिमाग तो उन बच्चों का खराब हुआ था, उन लोगों ने सब अनर्थ कर दिया। तुम लोग सब चले जाओ, चले जाओ। चिल्लाते हुए उस बूढ़े की सांस फूल रही थी।
ऐसा लगा मानो किसी ने उसका गला तेजी से दबा दिया हो। उसकी गर्दन रबड़ की तरह ऊपर खींचने लगी और एक हाथ लंबी हो गई। वो तड़प कर वहीं जमीन पर गिर गया। सभी लोग उसके आसपास खड़े थे और उसकी इस तरह की मौत को देखकर अचंभा करने लगे। देखते ही देखते इस बूढ़े को क्या हो गया? कहीं ये जो कह रहा था सच तो नहीं? आप भी किस बात पर यकीन कर रहे हैं? हो सकता है कोई बीमार हो और हमें परेशान कर रहा हो। बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई हो। चलो, वैसे भी मौसम बहुत खराब हो रहा है, अपने अपने घर में चलो। उस व्यक्ति ने सभी लोगों को वापस अपने अपने घरों में भेज दिया, मगर 2-3 बुजुर्ग जिन्हें यकीन था कि कुछ तो गलत हुआ है, वे लोग उस आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे एक लाल धागा पड़ा हुआ है और उसी के पास चाकू भी था। वे लोग उसे उठाकर देख ही रहे थे कि मृदुल चीखते हुए वहां से बाहर निकला और उन लोगों के पास आकर जमीन पर गिर गया। उसकी हालत बहुत ही खराब थी। शरीर में जगह जगह गड्ढे हो गए थे। जीभ इतनी लंबी हो गई थी कि उसी से उसका गला लपेटा हुआ था। उसकी लाश की इतनी बुरी हालत देखकर लोगों को पसीने आने लगे। अरे, ये तो मेरे घर से कुछ दूर किराए के मकान में रहता था। इसके साथ इसके 2 दोस्त और थे। कहीं वे लोग भी तो इसके साथ इस शमशान के अंदर नहीं गए? वे लोग भगवान का नाम लेकर उन लोगों को ढूंढने के लिए शमशान के भीतर जाने लगे। तभी कुछ अंदर जाकर उन्हें मनीष की लाश मिली, जो पूरी तरह से नीली पड़ चुकी थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई और गर्दन तिरछी थी। हे भगवान, इन बच्चों ने क्या अनर्थ कर दिया। खुद तो मौत के दरवाजे पर पहुंचे ही और लोगों के लिए भी मौत का द्वार खोल दिया। ये दोनों ही थे या यहाँ कोई और भी था? कोई और है क्या? बोलते हुए जैसे ही अंदर गए, एक तेज धमाका हुआ और उस धमाके से निकले हुए धुएं के साथ अभिमन्यु की लाश भी उन लोगों के पैरों के पास आकर गिरी। 3 लोगों की ऐसी भयानक मौत देखकर उन बुजुर्गों को हार्ट अटैक आ गया। उनकी लाश भी उस शमशान में पड़ी थी। वो बूढ़ा जो बाहर चिल्ला रहा था, उन लोगों के लाश के पास बैठा था